हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते जो टॉप न्यूज़ रही वो था स्फीयर एक्स मिशन। स्फीयर एक्स मिशन नासा का एक ऐसा मिशन है जिसे 28 फरवरी 2025 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसका जो लॉन्चिंग है वो अब पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये 4 मार्च को, मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्च को 2025 को लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो स्फीयर एक्स मिशन है, इसकी अगर बात की जाए तो इसे लॉन्च किया जाएगा फॉल्कन 9 रॉकेट से, और इसका जो फुल फॉर्म है, यानी स्फीयर एक्स का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इपोच ऑफ रीआयनाइजेशंस एंड आइस एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसमें ये इसका फुल फॉर्म है, यानी स्फीयर एक्स जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है, इसका ये फुल फॉर्म है। इसका इसका 2 वर्षीय मिशन है। 2 वर्षीय मिशन का मतलब ये है कि ये 2 वर्ष के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है, जो इसका जीवन काल है इस सैटेलाइट का, वो 2 साल है। ये 2 साल में, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो 2 साल में ये क्या काम करेगा, ये पूरे ब्रह्मांड के जो पिंड हैं, चाहे वो तारे हैं, चाहे वो आकाश गंगाएं हैं, चाहे वो ब्लैक होल हैं, उन सब की इमेज लेगा, साथ ही साथ उनके बारे में उन जानकारियों को इकट्ठा करेगा जो अब तक के स्पेसक्राफ्ट या जो अंतरिक्षीय उपग्रह हैं वो नहीं कर पाए। तो ओवरऑल ब्रह्मांड की रचनाओं की जानकारी लेने के लिए, उनका डेटा इकट्ठा करने के लिए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें इसकी जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि आखिर ये क्या है, उसको जानने से पहले कि ये क्या क्या करेगा, तो मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया। इसके अलावा ये थोड़ा सा डिटेल में मैं चीज़ों को बताऊंगा कि ये क्या क्या कर सकता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि अभी कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि नासा जो है इस तरीके के मिशन जो है लगातार भेजता रहता है। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जो से यही काम कर रहा है, अंतरिक्षी जो पिंड है उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दुनिया का जो अभी तक का सबसे बेहतरीन जो टेलीस्कोप है जिसे नासा ने अंतरिक्ष में भेजा हुआ है, जो कि ब्रह्मांड के पिंडों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उसका नाम जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और स्फीयर एक्स के बीच में डिफरेंस क्या है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में किसी एक भाग पर पूरी तरीके से अपने आप को केंद्रित कर देता है और सिर्फ उस एरिया की या उस पर्टिकुलर जो पिंड है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है, लेकिन जो ये स्फीयर एक्स मिशन है, ये स्फीयर एक्स मिशन जो है, इसकी खास बात ये होगी कि ये एक साथ ब्रह्मांड के बड़े क्षेत्र का अध्ययन करेगा और उसमें मौजूद जो भी पिंड होंगे, जो भी तारे होंगे, आकाशगंगाएं होंगी, उनकी जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, आपके नासा के द्वारा जो भेजा गया जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और साथ ही साथ स्फीयर एक्स है। अब बात होती है कि ये काम क्या करेगा, प्रमुख विशेषताएं क्या होगी। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड का एक मानचित्र तैयार करेगा, एक तरीके से जो उसमें बदलाव हुए हैं, हाई डायमेंशनल इमेजेस तैयार करेगा ब्रह्मांड का, के जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करके उनकी एक पिक्चर बनाने का काम करेगा। इसके अलावा अभी तक का ब्रह्मांड का सबसे रंगीन मानचित्र तैयार किया जाएगा, और वो भी कैसे तैयार किया जाएगा, वो भी 3D स्ट्रक्चर में, यानी ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस चित्र, एडवांस मानचित्र, एडवांस एक तरीके से एटलस तैयार किया जाएगा, और वो भी 3D मॉडल में तैयार किया जाएगा। इससे हम और ब्रह्मांड के बारे में और भी चीजें समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो है वो कॉस्मिक इन्फ्लेशन का अध्ययन करेगा। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब से इस ब्रह्मांड का विकास हुआ है, जब से ये ब्रह्मांड बना है, तब से ये माना जा रहा है कि अपनी जगह से फैलता चला जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इस बात का कई ऐसे सबूत मिले जिसमें यह माना जा रहा है कि ये ब्रह्मांड जो है वो फैल तो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से हम जानते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिजिक्स की कैलकुलेशन जो कहती हैं, जिस
जिस स्पीड से ये फैल सकता है उससे भी तेजी से ये फैल रहा है। तो आखिर ये क्यों फैल रहा है, ठीक है, फैल रहा है, कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ है और कैसे अभी ये विस्तारित हो रहा है, तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसे बोलते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। इसके अलावा जीवन बनाने वाले अणु, ठीक है, इस अलग दूसरे ग्रहों पर मौजूद हैं या दूसरे तारों में मौजूद हैं। कुछ ऐसे तारे जिनके ग्रह हैं उनके अंदर जो है वो क्या ये फ्रीजिंग स्टेट में यानी कि जमी हुई अवस्था में है, यानी वो अणु जो कि जीवन को जन्म दे सकते हैं। तो उन अणुओं की खोज करने का काम भी जो है वो करेगा ये जो स्फेयरएक्स मिशन है, जिसमें जल हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है। तो जीवन की उत्पत्ति करने वाले जो अणु हैं उनका अध्ययन करने का काम भी ये स्फेयरएक्स मिशन करने जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही नासा का दूसरा मिशन भी लॉन्च किया जाएगा जिसे नासा का पंच मिशन कहा जा रहा है। ठीक है, पंच मिशन जो है वो भेजा जाने वाला है और ये जो पंच मिशन है ये भी भेजा जाएगा, साथ में ही भेजा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्च 2025 को इसे भेजा जाए। ठीक है, स्फेयरएक्स के साथ ही इसे भेजा जाएगा। इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम क्या होगा? सूर्य का अध्ययन करना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा का भी एक स्पेसक्राफ्ट जिसे पार्कर सोलर प्रोब कहते हैं वो अभी मौजूद है, जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। लेकिन उसके वो कुछ दिनों के बाद अपना मिशन कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद जो है ये वो काम करेगा, ठीक है, लेकिन अलग तरीके से काम करेगा, सूर्य का अध्ययन करने का काम करेगा। और खास करके जो सूर्य का जो बाहरी वायुमंडल है, सूर्य का जो बाहरी वायुमंडल है उसमें से जो लगातार सौर आंधी चलती है, सौर तूफान चलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है, तो उसका यह अध्ययन करेगा। क्योंकि ये जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है या सौर आंधी जिसे हम लोग बोलते हैं या सूर्य तूफान जिसे बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें सूरज से निकलकर पृथ्वी तक और इस तरीके से हमारे जो ये सोलर सिस्टम है यानी कि सौर मंडल है इनके ग्रहों तक पहुंचती हैं और इन ग्रहों पर जो है वो कई तरीके से प्रभाव छोड़ती हैं। इवन कि हमारे धरती पर बात की जाए तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जब इस कोरोनल मास इजेक्शन के साथ जो है वो निकलती हैं, तो जब धरती पर पहुंचती हैं और जब ये बहुत तीव्र गति से हमारी धरती पर पहुंचती हैं, तो हमारे यहाँ सैटेलाइट्स के जो काम होते हैं यानी कि जो ये उपग्रह अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं हमारे, उनको ये डिस्टर्ब कर देती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पावर ग्रिड्स होती हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं और भी कई तरीके से हमारे पृथ्वी पर असर डालती हैं। तो आखिर ये जो वायुमंडल है यानी कि सूर्य का वायुमंडल है, ये किस तरीके से इन सौर तूफानों को जन्म देता है, कैसे ये सौर जो है वो ये इन विद्युत चुंबकीय तरंगों से भरे हुए तूफानों को जन्म देता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। और साथ ही साथ इनका कैसे असर हमारे पूरे के पूरे सौर मंडल पर पड़ता है, इस पर इसका अध्ययन करने के लिए नासा जो है वो भेज रहा है नासा का पंच मिशन। ठीक है, तो नासा का पंच मिशन इसे भेजा जा रहा है। नासा का जो पंच मिशन है उसका पूरा नाम जो है वो पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर है। तो पंच का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। इसके अलावा 28 फरवरी को इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ये 4 मार्च को, मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्च 2025 को लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये जो मिशन जाएगा, अच्छा जैसे पार्कर सोलर प्रोब था तो वो सूर्य के बेहद करीब पहुंच गया, ठीक है, लेकिन ये पार्कर सोलर प्रोब की तरह से सूर्य के बेहद करीब नहीं जाएगा, बल्कि ये पृथ्वी के चारों तरफ ही लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और यहीं से सूर्य का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। तो इसे भेजा कहां पर जाएगा, निम्न भूकक्षा में, यानी 200 से लेकर पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर इसे भेजा जाएगा, इन लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजा जाएगा और यहीं से सूर्य का अध्ययन करेगा। इसका मिशन काल जो है वो 2 साल है। तो ये नासा का पंच मिशन। इसके बाद जो तीसरी न्यूज चर्चा में रही है वो है बायोबैंक। बायोबैंक की अगर बात की जाए तो न्यूज क्या है, असल में पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में मौजूद है, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। वहां पे बायो बैंक को स्थापित किया गया है। तो बायो बैंक कहां स्थापित अभी हाल में की
की गई है पश्चिम बंगाल के जो चिड़ियाघर है, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर कहते हैं, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वहां पर इस बायो बैंक को स्थापित किया गया है। इसे स्थापित किसने करवाया है, कौन सा, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ साझेदारी के साथ इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अब ये बायो बैंक होते क्या है? बायो बैंक ऐसे बैंक होते हैं जहां पर क्या किया जाता है, विलुप्त प्राय जीवों का, या कोई भी जीव हो सकते हैं लेकिन खासकर कि वैज्ञानिक विलुप्त प्राय जीव या विलुप्त प्राय जीवों के जो कह सकते हैं अवशेष होते हैं, अवशेष खासकर कि उनके ऐसे अवशेष जो कि बाद में फ्यूचर में इनको जन्म देने में सहायक साबित हो सकते हैं, इनकी आबादी को बढ़ाने में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे कि शुक्राणु हैं, ठीक है, अंडाणु हैं, इनके अंडे हैं, या जो है वो जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो जनन में मदद करती हैं। तो ऐसे जनन कोशिकाओं को, शुक्राणुओं को, अंडाणुओं को, या इस तरीके की जनन कोशिकाओं को, या शरीर के किसी मुख्य भाग को जब -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में जब संरक्षित किया जाता है अगले कई सालों के लिए, ठीक है, जिससे कि कभी अगर वो जीव विलुप्त हो गए तो उनकी जगह पर उन्हीं जैसे जीवों को फिर से इस धरती पर जन्म दिया जा सके, तो ऐसे बैंक को, जहां पर इस तरीके की जनन कोशिकाओं को संरक्षित किया जाता है, ऐसे बैंक को बायो बैंक कहते हैं। तो ये क्या काम, ये बायो बैंक में संरक्षित करने के बाद जो स्पेसिमेन संरक्षित किए जाते हैं, इससे फायदा क्या होता है? फायदा यही होता है कि अगर कोई भी विलुप्त प्राय जीव है तो उनकी विलुप्ति की कगार पर अगर वो पहुंच चुके हैं तो उनको, उनकी आबादी फिर से बढ़ाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा, इनका उपयोग कहां हो सकता है बच्चों? इनका उपयोग हो सकता है फ्यूचर में, अगर कभी ये विलुप्त हो गए तो उन कोशिकाओं को लेकर फिर से उनको जन्म देने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जीवों के संरक्षण के लिए इस बायो बैंक को स्थापित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय चिड़ियाघर और नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा में भी इन बायो बैंक बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो यहां पर भी बायो बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी यहां पर बायो बैंक जो है बनाया जा चुका है। कहां पर? आपको इस हफ्ते काफी जो चर्चा में रहा, दार्जिलिंग चिड़िया घर के अंदर। ठीक है, घर के अंदर बायो बैंक को फ्रोजन जू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रोजन जू भी कहा जाता है। तो बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तक भारत में 23 प्रजातियों के 60 जीवों के नमूने एकत्र किए जा चुके हैं, यानी उनको संरक्षित किया जा चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल लुप्त प्राय जो जीव होते हैं, उन लुप्त प्राय जीवों के जो जनन कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु, अंडाणु, उनका डीएनए या उनके शरीर का कोई अन्य भाग की कोशिकाओं को जब संरक्षित किया जाता है तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे कि उनको फ्यूचर में संरक्षित किया जा सके या उनकी आबादी बढ़ाई जा सके, तो उसे हम लोग बायो बैंक कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मुझे लगता है ये बात स्पष्ट हो गई होगी। फिर आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट की मेजराना 1 जो है वो चिप माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लॉन्च की है। इसे लगाया जाएगा क्वांटम कंप्यूटर में। क्वांटम कंप्यूटर आपको मैंने कई बार बताया है क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी नंबर्स में काम करते हैं, वो या तो 0 की फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं या तो 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी नंबर नहीं, बल्कि वो 0 और 1 में ही कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो 0 की फॉर्म में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 की फॉर्म में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इन बिटवीन 0 1 यानी कि दोनों के स्टेट के बीच में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होती ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये ज्यादा कई गुना ज्यादा कैलकुलेशन कर पाते हैं हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये जो है वो बिट्स में कैलकुलेशन करता है, ये क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करते हैं। तो ये किसी भी जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो क्लासिकल कंप्यूटर से करोड़ों गुना ज्यादा
फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सुपरपोजिशन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वांटम बिट्स में कैलकुलेशन करते हैं। तो दुनिया के सबसे पावरफुल, फ्यूचर के सबसे पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर्स तैयार हो रहे हैं उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कहा जाएगा, जो क्यूबिट्स में काम करते हैं। तो उसमें इस चिप को लगाया जाएगा और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। इसका नाम मेजराना 1 है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने की जो होड़ है उसमें सभी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं जो कि सॉफ्टवेयर पर काम करती हैं। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो कई इस तरीके की चिप लॉन्च कर चुका है, अब माइक्रोसॉफ्ट भी उसी दौड़ में शामिल हो गई है और उसने मेजराना 1 को लॉन्च किया है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा चांद पर झुरोंग रोवर, चाइना का ये रोवर है जिसे झुरोंग रोवर के नाम से जाना जा रहा है। ये झुरोंग रोवर की खास बात यह है कि इसने अभी मंगल ग्रह के सतह के नीचे मंगल ग्रह का जो सतह है उस सतह के नीचे समुद्र, पुरातन यानी प्राचीन समुद्र के अवशेषों का पता किया है और इस बात को साबित किया है कि मंगल ग्रह पर बाकायदा, जैसे पृथ्वी पर आज समुद्र मौजूद हैं, पृथ्वी पर जैसे बीचेस मौजूद हैं, पृथ्वी पर जिस तरीके से पानी मौजूद है, उसी तरीके से पानी, समुद्र और इस तरीके के जो बीचेस हैं, ठीक है, समुद्र जो तट है, वो ऐसे किसी समय पर मंगल पर भी मौजूद थे और उनका पूरा का पूरा अवशेष जो है उनको खोजने का काम किसने किया है? झुरोंग रोवर ने। झुरोंग रोवर की अगर बात की जाए तो ये चाइना का रोवर है और चाइना ने इसको मंगल ग्रह पर उतारकर दुनिया का तीसरा देश बन गया था जिसने मंगल की ग्रह पर लैंड किया। ठीक है, मंगल की ग्रह पर लैंड करने वाला ये दुनिया का तीसरा देश बन गया था जब इसने झुरोंग रोवर को वहां पर उतारा था। आप कहेंगे सर क्या भारत भी तो उतर चुका है? नहीं, भारत मंगल ग्रह पर उतरा नहीं है। भारत जो है वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा है और उसने ऑर्बिट में घूमते हुए मंगल ग्रह की जानकारी ली है अपने मंगलयान मिशन के द्वारा। ठीक है, तो लेकिन कभी भी मंगल ग्रह को, मंगल की सतह पर भारत ने कभी भी लैंड नहीं कराया, वो सिर्फ उसकी ऑर्बिट में था और ऑर्बिट में घूमता हुआ मंगल ग्रह की जो है वो जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। तो हम अभी लैंड नहीं किए हैं मंगल ग्रह पर, ठीक है, हाँ नहीं किए हैं, लेकिन जो है वो चाइना लैंड कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका वगैरह भी इसमें लैंड कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो झुरोंग रोवर है, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अग्नि के नाम, यानी झुरोंग का मतलब होता है अग्नि एवं प्रकाश से जुड़े एक पौराणिक चीनी देवता, यानी कि झुरोंग का जो नाम है वो अग्नि और प्रकाश से जुड़ा हुआ एक प्राचीन देवता था जिसे झुरोंग कहा जाता था। अग्नि और प्रकाश से जुड़ा हुआ एक प्राचीन देवता था चीन में जिसे झुरोंग कहा जाता था, उसी के नाम से इस रोवर का नाम पड़ा है। और मंगल ग्रह को जो चीन है और खास करके जो पूर्व एशियाई देश हैं वो अग्नि का ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि का ग्रह, प्लैनेट ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से झुरोंग, क्योंकि अग्नि का देवता माना जाता था चाइना में, तो इसे अग्नि का ग्रह कहते हैं, इसीलिए इसका नाम, इस रोवर का नाम अग्नि झुरोंग रोवर पड़ा। ठीक है, तो झुरोंग रोवर ने वहां पे समुद्र की जानकारी दी है कि कभी वहां पर पूरी तरीके से समुद्र वहां पर मंगल ग्रह पर मौजूद था। तो इस हफ्ते ये सारी की सारी न्यूज़ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये सारी न्यूज़ काफ़ी जो है चर्चा में रही। बाकी ये सारी की सारी न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन में बहुत आपके काम आएंगी। आगे मिलते हैं, नेक्स्ट हफ्ते में मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ, साइंस की दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।